Namaskar. I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, we are going to continue the same story, A Truly Beautiful Mind. So in this story, in the last lesson, we studied the early life of Einstein. When Einstein was born, what his mother thought about him after birth, and thereafter some other people, how he interacted with his friends, with his playmates. The playmates used to call him Brother Boring. Thereafter, we came to know that what was the opinion of the headmaster about Einstein. Headmaster was almost certain that whichever profession he adopts, Einstein is going to get nothing. So this kind of negative ideas he was having about Einstein. तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था आइंस्टाइन के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनका जन्म के बाद उनकी माँ क्या कहती है, उसके बाद उनके प्लेमेट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं जो उनको बोरिंग ब्रदर बुलाते थे, उसके बाद स्कूल के जो हेड मास्टर हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन अपनाए, कुछ भी करे, लेकिन आइंस्टाइन कुछ हासिल नहीं कर सकता है। सो वी शैल सी व्हाट हैपन्स देयर आफ्टर इन दिस पैराग्राफ। सो इन द हाई स्कूल, Einstein was really fed up with the hard or strict laws, rules, regulations and disciplines, and very often he clashed with his teachers. शिक्षकों से अक्सर उनका नोक झोंक हो जाया करता था। At the age of 15 साल की उम्र में Einstein felt so stifled. अब ये वर्ड बच्चे देखें, stifled. Stifled और suffocated, बहुत ज़्यादा जहाँ दबाव महसूस कर रहा हो या घुटन जिसको आप कहें, तो वहाँ उस व्यवस्था में सो एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा था देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और इतना घुटन महसूस किया कि ये नौबत आ गई कि आखिरकार आइंस्टाइन को स्कूल छोड़ना पड़ गया। वी शैल सी द नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन। मिलन इटली का एक बहुत खूबसूरत शहर है। तो विगत वर्ष में ही अल्बर्ट के माता पिता मिलन चले गए एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। पुराने ज़मानों में ऐसा अक्सर होता था कि लोग जब कहीं दूर दराज जाते तो अपने बच्चों को, या कुछ ज़्यादा समय के लिए कहीं जाते, अपने बच्चों को नातेदार के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ देते। तो उसी तरह आइंस्टाइन के माता पिता भी जब मिलन गए तो उन्होंने आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, अब ये वर्ड देखें, प्रोलॉन्ग्ड। इसको हिंदी में या इसका दूसरा सिनोनिम कह सकते हैं डिटेल्ड। और हिंदी में कहें तो विस्तृत कहें, इलेबोरेट कहें, विस्तृत और इलेबोरेट। Yeah. So after prolonged discussion, in fact, after prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland. एक लंबी बहस के बाद, एक विस्तृत बातचीत के बाद आइंस्टाइन की जो इच्छा थी, वह जो चाहता था
कि वह स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करे, क्योंकि वहाँ की स्विट्ज़रलैंड का वह इलाका जहाँ लोग जर्मन भाषा ही बोलते थे। तो एक लंबे बहस के बाद यह बात तय हुआ कि आइंस्टाइन स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई करेंगे, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। अब यहाँ फिर एक शब्द आता है लिबरल। लिबरल हिंदी में कहें तो उदार कहें। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। कंजेनियल हो सकता है, जो बिल्कुल जहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो, लोग उनकी बात को समझें। तो व्हाट आइंस्टाइन सेज अबाउट द स्कूल ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ही फाइंड्स दैट प्लेस लिबरल। दिस इज़ व्हाट ही थिंक्स। आइंस्टाइन की ये सोच है कि स्विट्ज़रलैंड में जो स्कूल होगा वह लिबरल होगा। और जो जर्मनी में स्कूल था जहाँ वह पढ़ते थे पहले, म्यूनिख नाम की शहर में, उसके बारे में बच्चों आप पढ़ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि हेडमास्टर के क्या ख्याल थे और वहाँ की क्या व्यवस्था थी। उसका जो रेजिमेंटेशन था, उसके जो डिसिप्लिन था, वो सारी व्यवस्था इतनी कठोर थी कि आइंस्टाइन के लिए वहाँ टिक पाना बहुत मुश्किल था। तो आखिरकार परिवार में एक लंबी बातचीत चली। वहाँ यह तय हुआ कि आइंस्टाइन वुड गो टू स्टडी इन ए स्कूल ऑफ स्विट्ज़रलैंड। लेट अस सी नेक्स्ट। So Einstein was highly gifted in mathematics. आइंस्टाइन बहुत ही कुशाग्र थे। इनफैक्ट आइंस्टाइन बहुत ही मेधावी थे गणित में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उनकी रुचि भौतिकी में भी बहुत अधिक थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल ख़त्म करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। स्कूल ख़त्म करने के बाद वो ज्यूरिक में या ज्यूरिक के एक विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे, या उसका निर्णय लिया। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man. अब डैशिंग को यहाँ आप हैंडसम भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, महज 21 साल 20 साल के आसपास होगी। सो साइंस वाजंट द ओनली थिंग, सिर्फ विज्ञान ही एक ऐसा विषय नहीं था जिनमें उनकी अभिरुचि थी। दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वालरस मुस्टास। और आइंस्टाइन की मूछें अगर आप देखें तो वह उसे मूछ के उस स्टाइल को वालरस स्टाइल कहते हैं, क्योंकि वो आगे से लटकी सी होती है। नो, तो एक वर्ड आया उसमें डैशिंग। डैशिंग को आप हैंडसम कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। अक्सर ये जवान लोगों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सो ऑफ कोर्स आइंस्टाइन वाज इन हिज प्राइम, सो ही लुक्ड डैशिंग। लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग। सो ही आल्सो फेल्ट a special interest in a fellow student. उनके साथ की एक छात्रा थी, उसमें भी उनकी रुचि थी। उनका नाम मिलेवा मैरिक है, whom he found to be a clever creature. आइंस्टाइन मिलेवा मैरिक को एक क्लेवर क्रिएचर कहते हैं। She must be very bright in science. विज्ञान में वो जरूर ही बहुत ही प्रतिभाशाली होगी, इसलिए तो आइंस्टाइन उनको क्लेवर क्रिएचर कहते हैं। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. This young Serb, author उसे this young Serb कहता है, क्योंकि मिलेवा वो सर्बिया की रहने वाली होंगी, इसलिए उसे यंग सर्ब कहा जाता है। So this young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe
where women could get degrees. तो मिलेवा ज़ुरिक यूनिवर्सिटी आई इसलिए क्योंकि यह यूनिवर्सिटी यूरोप के कुछ गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था जहां औरतों को पढ़ने का अवसर था, जहां औरतों को उपाधियां दी जाती थी। तो बहुत कम यूनिवर्सिटी थे जहां औरतों के लिए अवसर उपलब्ध थे। तो यह यूनिवर्सिटी उनमें से एक थी, इसलिए मिलेवा भी ज़ुरिक यूनिवर्सिटी आती है पढ़ने के लिए। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स। आइंस्टाइन मिलेवा में या मिलेवा को मित्रवत पाते हैं। यहाँ मित्रवत पाने का मतलब ये है कि बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, दोनों की रुचियाँ बराबर हैं। और यहाँ एक वर्ड आया है कि आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स। तो बच्चों, ये वर्ड फिलिस्टाइन्स है इसका मतलब है कि द पीपल हु आर नॉट फॉन्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एट्सेट्रा। उस ज़माने में एक रिवाज जैसा था कि जो लोग आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, कला, साहित्य, संगीत इत्यादि में रुचि रखते थे उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। तो जो लोग उनमें रुचि नहीं रखते थे उनको फिलिस्टाइन्स कहा जाता था। यह एक डिसअप्रूविंग वर्ड है, एक टर्म है कि जिसको नीची निगाह से देखना भी आप कह सकते हैं। तो आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स। फिलिस्टाइन्स के दूर, फिलिस्टाइन्स के खिलाफ आइंस्टाइन मिलेवा में कुछ समानता पाते थे, दोनों की रुचियाँ एक जैसी थी। और यहाँ आगे ऑथर लिखता है कि दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। और ये जो फिलिस्टाइन्स थे, इस ढंग के लोग उनके परिवार में भी थे, यूनिवर्सिटी में भी थे, और उन लोगों से उनकी अनबन हमेशा बनी रहती थी, होते रहती थी। एट ऑड्स का मतलब है बेहतर रिश्ता न होना। द कपल फेल इन लव, दोनों में प्यार हो जाता है। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जो बाद में जो खत मिलते हैं उनमें उन दोनों के बीच में जो प्यार होता है उनको शब्दों में पिरोया गया है। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, साइंस के साथ नाजुकता भी है। रोट आइंस्टाइन्स। तो बाद में जो पत्र मिले हैं उस पत्र में जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो लिखे हुए शब्द हैं, उनमें आइंस्टीन का एक शब्द है मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, साइंस के साथ नाजुकता भी। आइंस्टाइन रोट, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। ये हमारे लिए कितनी गर्व, कितनी खुशी की बात होगी जब हम दोनों मिलकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर विजय प्राप्त करेंगे, या इस थ्योरी पर बेहतरीन ढंग से काम करेंगे और हमें उसमें सफलता मिलेगी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की एक बहुत मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जिसको आप सापेक्षता का सिद्धांत कह सकते हैं। So how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। हमें कितना गर्व होगा जब हम साथ साथ सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करेंगे और उस पर निष्कर्ष लिखेंगे। Thereafter what happens, let us see in the next paragraph. In 1900 at the age of 21, 1900 में महज 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन was a university graduate and unemployed
21 साल की उम्र में आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन गए, स्नातक की उपाधि उनको मिल गई, लेकिन वे बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, एक सहायक शिक्षक की तौर पर वह काम करते थे। गेव प्राइवेट लेसन्स देते थे, यानी ट्यूशन भी पढ़ाते थे। एंड फाइनली सेक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और आखिरी में 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर एक पेटेंट ऑफिस में उनको काम मिलता है, जो पेटेंट ऑफिस बर्न में था। While he was supposed to be assessing other people's invention, जब उनका काम ये था कि जो भी आविष्कार दूसरे लोग करते थे उनको उसे देखना था, उनको असेस करना था, उनकी जांच परख करनी थी। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज। तो उस वक्त जब उनको दूसरे की कामों की जांच परख करनी थी, उस वक्त आइंस्टाइन सीक्रेटली, चुपके से खुद का सिद्धांत विकसित कर रहे थे, खुद के विचार को विकसित कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर, और मजाक मजाक में वो जिस डेस्क पर काम करते थे उस डेस्क ड्रॉअर को उन्होंने कहा ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। सो सैद्धांतिक भौतिकी का दफ्तर उन्होंने उस डेस्क को बोला। इसमें एक बच्चों एक टर्म आया था, जिसका जो टर्म था पेटेंट। इसका मतलब इनफैक्ट द राइट्स ऑफ एन inventor on his her invention। आप लोग भी बच्चों कॉपीराइट्स ज़रूर सुने होंगे। तो पेटेंट इनफैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक कानूनी कागजात है, जिसे जो कोई भी आविष्कारक होते हैं तो उनके आविष्कार पर उनको जो अधिकार प्राप्त होता है उसे पेटेंट कहते हैं। So let us see now the next one. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। 1905 ईस्वी में जो पेपर्स जिसकी प्रसिद्धि हुई, जो पूरे जगत में काफ़ी ख्याति प्राप्त किया, वह था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय और दूरी, दिग और काल, ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other। आइंस्टाइन इसे इस एक्सपेरिमेंट से प्रतिपादित करते हैं, साबित करते हैं, और वो कहते हैं कि एक ही जगह अगर दो वॉचेज को, दो घड़ियों को रखा जाए और दोनों मूवमेंट में हो, एक ज़्यादा फास्ट चल रहा हो, तो समय की जो एक्यूरेसी होगी दोनों की बराबर नहीं होगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और यहाँ से दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकलता है, which describes the relationship between mass and energy, जो मास और एनर्जी के बीच संबंध स्थापित करता है। वह फार्मूला चिल्ड्रन यह था, आप भी ज़रूर परिचित होंगे। मेरे ख्याल से विज्ञान के जगत में जितने भी फार्मूले हैं उन सब में से यह सबसे ज़्यादा चर्चित फार्मूला है। E = mc², जहाँ E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, M मास को रिप्रेजेंट करता है, और C लाइट ऑफ स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति
सेकंड होता है। लेट अस सी नेक्स्ट। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब भौतिकी शास्त्र के सबसे कठिन प्रॉब्लम को आइंस्टाइन सॉल्व कर रहे थे, his private life was unraveling। वर्ड जो है वह unraveling है। इसे आप उथल पुथल कह सकते हैं, केओस से कनेक्ट कर सकते हैं। So Einstein in fact so his private life was unraveling। उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मचा हुआ था जब वो इतने महत्वपूर्ण शोध कार्य कर रहे थे। उस समय की बात है। अल्बर्ट had wanted to marry Mileva right after finishing his studies। अध्ययन पूर्ण करने के शीघ्र बाद अल्बर्ट चाहते थे मिलेवा से शादी करने का। वो चाहते थे कि पढ़ाई जो ही खत्म हो वो मिलेवा से शादी कर लें। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। लेकिन जैसा कि अमूमन होता है कि उनकी माँ उस शादी के खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son, वह सोचती थी कि मिलेवा उनके लड़के आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी हैं। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और उम्र में खासकर लड़कियों को बड़ी होना इसे वो उचित नहीं समझती थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और चूँकि मिलेवा भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी तो इससे भी वो परेशान थी। शी इज अ बुक लाइक यू, और वो कहती थी कि ठीक तुम्हारे तरह ही यह मिलेवा भी बिल्कुल किताब के जैसी है। कहने का ये मतलब है कि द वे यू डिवोट योर सेल्फ इन स्टडीज सो इज मिलेवा। जितना तुम पढ़ते हो या जितनी तुम्हारी रुचि है उतनी ही रुचि मिलेवा की भी है। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। उनकी माँ ये कही और आइंस्टाइन शादी को टाल दिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। द ऑथर सेज दैट व्हेन आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग one of the most difficult problems in physics, so at that time there was a kind of chaos in his own personal life। तो उनकी निजी ज़िंदगी में भी उस वक्त उथल पुथल था जब वो महान वैज्ञानिक खोज कर रहे थे या वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे थे। और बात ये थी कि आइंस्टाइन, एज वी हैव रेड इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स, दैट आइंस्टाइन लव्ड मिलेवा। आइंस्टाइन मिलेवा से प्यार करते थे। ही ऑल्सो वांटेड टू मैरी हर, वो उससे शादी करना भी चाहते थे। बट मिलेवा वाज 3 years ओल्डर देन आइंस्टाइन। वो 3 साल बड़ी थी आइंस्टाइन से। हिज मदर डिडंट अप्रूव इट एंड अल्टीमेटली आइंस्टाइन पुट ऑफ दिस आइडिया ऑफ वेडिंग। और आइंस्टाइन इस वेडिंग आइडिया को छोड़ देते हैं। इसके आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। सो द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। आखिरकार इन जोड़ियों की शादी जनवरी 1903 में हो जाती है। एंड हैड 2 sons ऑल्सो, और इनके 2 लड़के भी होते हैं। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही द मैरिज फेल्टर्ड, शादी बिखर सा जाता है। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। धीरे धीरे मिलेवा की जो बौद्धिक अभिलाषा थी, जिसे इंटेलेक्चुअल एम्बिशन नरेटर ने कहा है, पढ़ाई लिखाई के मामले की बात है, तो जो उसकी बौद्धिक अभिलाषा थी वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था, और वह एक अनहैप्पी हाउसवाइफ की ज़िंदगी गुजार रही थी। वह एक नाराज़ या दुखी गृहिणी की ज़िंदगी गुजार रही थी, हो रही थी।
आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, बरसों तक नोक झोंक होते रहे। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। आखिरकार ये जोड़ी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल आइंस्टाइन अपनी कजन चचेरी बहन एल्सा से शादी कर लेते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. अब तक आइंस्टाइन विश्वविख्यात हो चुके थे। In 1915, he had published his general theory of relativity. 1915 में उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हो चुकी थी, प्रकाशित हो चुकी थी। which provided a new interpretation of gravity. गुरुत्वाकर्षण की यह थ्योरी नए ढंग से व्याख्या करती थी, परिभाषित करती थी। इंटरप्रेट करना बच्चों, इसका मतलब होता है परिभाषित करना, व्याख्यायित करना। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ, एक्लिप्स वर्ड है, इसे देखें, सोलर एक्लिप्स, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सो एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, 1919 में जो सूर्य ग्रहण होता है, उससे यह बात साबित हो जाती है। ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, यह साबित हो जाता है कि आइंस्टीन का अनुसंधान, उनकी यह खोज बिल्कुल सही था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, बहुत पहले ही आइंस्टाइन ठीक तरीके से हिसाब लगा लिए थे। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तारे के प्रकाश जिस तरह से सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं, तो वह डिफ्लेक्ट होते हैं, वह विचलित होते हैं। इस बात का लेखा जोखा आइंस्टाइन बहुत पहले ही लगा चुके थे। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उस समय के जो भी अखबार थे, उन अखबारों ने लिखा कि यह जो खोज, यह जो आइंस्टाइन का काम था, वह एक वैज्ञानिक क्रांति थी, वह एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन थी। सो दिस इज व्हाट वी फाइंड इन दिस पैराग्राफ चिल्ड्रन, that his general theory of relativity, it was not only published but at the same time, with proof, in fact it was established also. So by this time period Einstein became a global icon. He became quite famous all across the world. तो इस समय तक 1915 तक बच्चों आइंस्टाइन विश्वविख्यात हो चुके थे। उनकी थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित हो चुकी थी, साबित हो चुका था। अखबारों में खबरें छप चुकी थी कि आइंस्टाइन का यह काम वैज्ञानिक जगत में एक क्रांति जैसा है। Let us see what happens the next. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टाइन को फिजिक्स में, भौतिकी शास्त्र में नोबेल प्राइज 1921 में मिलता है। He was showered with honors. यूँ समझें उपाधियों की बरसात हो जाती है। And invitations, आमंत्रण भी बहुत खूब आते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के हर कोने से, एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस में तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। Yeah. So this is what it is said that by this time Einstein became a global icon. आइंस्टाइन संसार में एक आइकन की तरह हो गए थे। हर जगह
उनके अनुसंधान की चर्चा होती, उनकी हर बातें खबर बनती, अखबारों में छपती, तमाम उपाधियाँ, आमंत्रण सब उनको प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि भौतिक शास्त्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ की भी उपाधि दी गई। Let us see what happens after this. So when the Nazis came to power in when the Nazis came to power in Germany in 1933. So who were the Nazis, बच्चों? They say Nazis, no? So Nazi, in fact, it was a political thought process or a political, you can say, theory practiced by Hitler in Germany. तो हिटलर के द्वारा या हिटलर का जो राजनीतिक सिद्धांत था उसे नाजीवाद कहते हैं। तो नाजी शब्द भी वहीं से आया है। तो यह हिटलर के शासन करने के जो तौर तरीके थे उसे नाजी से आप रिलेट कर सकते हैं या उसे हम नाजीवाद कहते हैं। तो व्हेन द नाजीज केम टू पावर, जो लोग नाजीवाद में यकीन करते थे उसे आप नाजीज कह सकते हैं और यह हिटलर का एक राजनीतिक सिद्धांत था जर्मनी में। तो व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, और जब नाजीज जर्मनी में सत्ता में आ जाते हैं सन 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टाइन हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं। एमिग्रेट का मतलब होता है दूसरे देश में जाकर बस जाना। तो आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स 5 years later, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। और ठीक 5 साल के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन। अब ये जो बच्चों वर्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन। सो व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, द नाजी जर्मनी में पावर में आ गए 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. 5 साल के बाद जर्मनी में नाभिकीय विखंडन होता है। यह एक एक्सपेरिमेंट जर्मनी करती है न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो संसार में इस बात पर लोग काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। आइंस्टाइन भी काफ़ी वरीड होते हैं। लोगों को इस बात का भय होता है कि कहीं जर्मनी न्यूक्लियर बम तो नहीं डेवलप कर लेगा। तो यह एक वरीसम फैक्टर था। सब लोग चिंतित थे, आइंस्टाइन भी चिंतित था। सो देयरफॉर चिल्ड्रन, दिस इज हाउ इन फैक्ट वी हैव स्टडीड द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ आइंस्टाइन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। सो इसमें जो एक टर्म आया था न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिसका मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। तो बच्चों यह एक प्रोसेस है जिसके बाद न्यूक्लियर बम डेवलप किया जाता है। So at the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president. जब क्योंकि यह डर सबको हो गया था कि अगर जर्मनी न्यूक्लियर विखंडन कर लिया था और उसके बाद लोग ये कयास लगा रहे थे कि जर्मनी कहीं आणविक बम तैयार न कर ले तो बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि जर्मनी में हिटलर का शासन था और हिटलर एक क्रूर तानाशाह था, वह कुछ भी कर सकता था। तो आइंस्टाइन के जो भी कलीग्स थे, उनके साथ जो लोग काम करते थे, उन्होंने आइंस्टाइन से अपील किया। सो एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टाइन अमेरिकन राष्ट्रपति उस वक्त जो फ्रैंकलिन डी
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उनको आइंस्टाइन एक खत लिखते हैं ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वांट, और उसमें उस खत के माध्यम से आइंस्टाइन चेतावनी देते हैं, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर किसी बंदरगाह में एक बम इस तरह का एक बम अगर उसका विस्फोट किया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज, तो पूरे पोर्ट को यह तबाह तो कर ही देगा, उसके साथ साथ उसके आसपास के जो इलाके हैं वो भी तहस नहस हो जाएंगे। हिज वर्ड्स डिडंट फेल टू हैव एन इफेक्ट, दुनिया ने, लोगों ने उनकी बातों पर गौर किया। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, गुप्त तरीके से अमेरिकन्स ने भी आणविक बम को डेवलप किया, विकसित किया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और सन 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर उन आणविक बमों को, उन एटमिक बॉम्ब्स को गिराए गए। So children, in fact, this is the advanced stage of our relation. So here what we find that Germany has experimented nuclear fission, and it was really a worrisome factor for the whole world. So what happens here, the colleagues of Einstein, they urge Einstein to write a letter to the then President Roosevelt. He writes a letter. There was an impact. But the USA, on its own, it developed the atom bomb, and it was dropped on 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, in 1945. तो प्यारे बच्चों, बात यह है कि इनफैक्ट जब जर्मनी ने न्यूक्लियर फ्यूजन कर लिया था, तो यह बात पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात थी। आइंस्टाइन के जो मित्र थे, उनके साथ जो काम करते थे, उन्होंने आइंस्टाइन को अपील किया, उनसे आग्रह की कि आप एक खत लिखें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को। आइंस्टाइन खत लिखते हैं, उस खत का असर भी दिखता है, और बाद में चलकर अमेरिका गुप्त तरीके से न्यूक्लियर बम को डेवलप करती है, आणविक बम बनाता है, और उसके बाद उन आणविक बमों को, उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सपेरिमेंट वो जापान के 2 शहरों पर गिरा के करता है, जिसमें दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट वन। सो आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस तरह की विनाश लीला से आइंस्टाइन बिल्कुल हिल गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार वह एक बहुत लंबी चिट्ठी, जिसको मिसिव कहते हैं, एक पब्लिक लेटर यूनाइटेड नेशंस में लिखते हैं। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इस खत में वह प्रस्ताव देते हैं कि एक विश्व सरकार बनाया जाए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को तैयार किया जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट के खत की तरह इनफैक्ट रूजवेल्ट को जो खत आइंस्टाइन लिखे थे उसका तो असर हुआ था, लेकिन इस खत का कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, लेकिन अगले दशक में, डेकेड बच्चों 10 साल का होता है, सो इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ 10 years. So but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. तो आगे के दशकों में आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, संलग्न होने लगे। किसमें? राजनीति में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, हथियारों का जो दौर चला उसकी वो खात्मा चाहते थे, उसके लिए प्रदर्शन करते थे, उसके खिलाफ लिखते थे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग एक कैंपेन के लिए करते थे, जिसमें वो अपील करते थे कि पूरे संसार में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। डेमोक्रेसी आप ज़रूर समझते होंगे बच्चों,
अब डेमोक्रेसी का मतलब है कि अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता का हो. So Einstein stood for peace and democracy. So when Einstein died in 1955, और जब उनका देहावसान 1955 में होता है, उस वक्त उनकी उम्र 76 साल की होती है, 76. He was celebrated as a visionary. विजनरी का मतलब दृष्टा होता है. या युग दृष्टा कहें. तो युग दृष्टा वो होता है who thinks even about the future. So at that time, at the age of 76, he died, and he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो आइंस्टाइन तब तक एक बहुत ही बेहतरीन ख्याति को प्राप्त वैज्ञानिक तो स्थापित हो ही चुके थे, लेकिन उसके साथ साथ एक विजनरी के रूप में भी दुनिया उनको जानती है. So this is how in fact this story culminates. Children, we have studied from the very beginning the early life of Einstein, thereafter his school life, thereafter his university life, thereafter he meets the girl Mileva, and thereafter how he developed his theory, the famous theory of relativity, and he became one of the finest scientists of 20th century. तो इस प्रकार बच्चों, आइंस्टाइन 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं, और वह एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ युग दृष्टा भी हैं. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ का आनंद लिए होंगे. एंड अगेन with some new topic, with some new lesson, we shall meet next time. Till then, goodbye. Namaskar.